बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। चंदा की तरबियत में खान जी ने अपना सब कुछ लगा दिया था। अपनी अकल और जहानत, तजर्बा और महारत, मेहनत और सलाहियत, इनकी ये पोती वो शाहकार थी जिसके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा वक्फ किया था। जिस्मानी हुस्न खुदादाद था और इसे विरसे में मिला था। कर्नल खान अपनी जवानी में इंतहाई वजीह शकील मर्द था। इनके सुर्ख सफ़ेद रंग की सेहतमंदी में आज भी पठान खून झलकता था। चंदा की माँ इसकी पैकरे हुस्न का नक्शे अव्वल थी। मुसव्वर दूसरी तस्वीर बेहतर बनाता है। चंदा को अपनी माँ के हुस्न का सारा असासा भी मिला था और कुदरत ने कमाल मेहरबानी से इसको इजाफी हुस्न दे के माला माल कर दिया था। वो माँ से कहीं ज्यादा हसीन थी, या फिर मुझे ऐसा महसूस होता था। हुस्न तो एक एहसास है जो देखने वाले की नज़र पैदा करती है। वैसे अकल और जहानत में चंदा मुझे खान जी की वारिस नज़र आती थी। मैंने इसके माँ बाप को नहीं देखा था। इसकी परवरिश और तरबियत में खान जी ने डबल रोल अदा किया था। वो चंदा की माँ भी थे और बाप भी। शायद इसी वजह से इसकी शख्सियत में खान जी का रंग बहुत नुमाया था। मौरूसी हुस्न जहानत के इस बाकमाल इम्तजाज ने चंदा को दो धारी तलवार बना दिया था। इसकी जहनी और जिस्मानी सलाहियत और तवानाई को कर्नल खान की तवज्जो और मोहब्बत ने जला बख्शी थी। खान जी कोई आम आदमी होते तो यही सलाहियत और तवानाई चंदा के किसी काम न आती। इसमें नशो नुमा से इजाफा न होता और शायद इसे भी पता न चलता कि कुदरत ने इसकी ज़ात में क्या जौहर रखे थे जो किसी पर खुले ही नहीं। ये इसकी खुश किस्मती का एक और सबूत था कि इसे खाने आजम के रूप में बाप जैसा रिश्ता और काबिल रश्क उस्ताद भी मिला, जिसने जर्रे को आफताब बना दिया, एक गुल को गुलस्तान कर दिया। खान जी की तरह चंदा को भी जहन और जिस्म पर पूरा कंट्रोल हासिल था। ये कंट्रोल इसने सख्त ट्रेनिंग, मश्क और मेहनत से हासिल किया था। मट्टी तो मट्टी ही होती है। कूजा गर या मुजस्मा साज के हाथ इसे अपनी फनकाराना सनाई से कोई भी पैकरे जमाल अता कर सकते हैं जो ज़ौक़े हुस्न रखने वालों की नज़र को हैरान कर दे। ये खान जी के इख्तियार में था कि वो बैठे बैठे या खड़े खड़े सो जाए। मैंने हिटलर और नेपोलियन या डिगाल के बारे में पढ़ा था कि वो मुसलसल कई दिन जाग सकते थे और फिर अचानक किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते थे, सॉरी जेंटलमैन, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए सोने के लिए। वो ठीक 10 मिनट बाद जागते थे तो इतने ही चाको चौबंद होते थे जैसे हर रात सोने वाले, और मीटिंग की कार्रवाई में फिर शामिल हो जाते थे। ऐसा मैंने कर्नल खान को करते देखा था। वो 10-20 मिनट के लिए या 2-2.5 घंटे के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त सो सकते थे। इनके दिमाग में एक घड़ी थी जिसका वक्त और अलार्म वो अपनी मर्जी से सेट करने पर पूरी तरह कादर थे। नींद एक जहनी अमल है। वो कहते थे, जब दिमाग सोता है तो जिस्म सो जाता है। जहन को कंट्रोल करो, इसे अपने ताबे रखो। इसे हुक्म दो कि सो जाए तो तुम सो जाओगे। इसे बता दो कि कब जगाना है, वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा तो तुम्हें ठीक वक्त पर जगाएगा, किसी फर्माबरदार खादम की तरह। लेकिन तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम दिमाग के लिए एक सख्त की डिसिप्लिन के पाबंद और असूल के पक्के आका बनो। ऐसा ना हो कि दिमाग तुम्हें वक्त पर उठने को कहे और तुम इसकी ना सुनो, इसे टाल दो या झिड़क दो और फिर सोते रहो। फिर दिमाग भी समझ जाएगा कि तुम बस बातें करते हो, अमली तौर पर बेअमल हो, चुनाचे वो भी ढीला पड़ जाएगा। हरामखोरी, बहानेबाजी और मक्कारी करने लगेगा। रात भर के सफ़र में वो बारी बारी सोए होंगे। वो मुझे तैमूर के रहमो करम पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे और इसकी तरफ से शर अंगेजी के इम्कान को जहन से खारिज नहीं कर सकते थे। चंदा ने कहा होगा कि पहले आप सो जाएं 3 घंटे, तो खान जी ने कहा होगा कि अच्छा 3 घंटे। चंदा खामोश और पुरसकून आंखें बंद किए मगर जहनी तौर पर पूरी तरह मुस्तैद लेटी रही होगी। शायद अपने कानों के डिश एंटीना का रुख हमारी तरफ किए इस गुफ्तगू का हर लफ्ज़ सुनती रही होगी। और अगर रात के पहले हिस्से में खाने आजम ने ये बातें सुनी होंगी तो अब तक वो मेरे लिए कोई हिकमत अमली मुरतब कर चुके होंगे।
खाने आजम का ये भी एक तरीका था कि वो मसले को पकड़ के नहीं बैठे रहते थे और आम लोगों की तरह सोच सोच के पागल नहीं होते थे। इज़्तिराब में इधर से उधर टहलना, चाय पीते रहना या सिगरेट फूंकते रहना, ये सब इनके नज़दीक दिमाग को मज़ीद परेशान करने के मुतरादिफ था। सबसे अच्छा तरीका ये है कि मसला दिमाग के कंप्यूटर में डालो और सुकून से हल निकालने दो। जब तक कोई हल बरामद नहीं होता तुम अपना काम करो, इस मसले के बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि दिमाग अपने काम से फारिग नहीं होता। मुनासिब वक्त पर वो खुद हल पेश कर देगा, लेकिन इसके लिए भी दिमाग के कंप्यूटर का इस्तेमाल आना चाहिए, दिमाग कंट्रोल में होना चाहिए। सुबह 9 बजे तक निसब से ज़्यादा फासला तय करके हमने सक्खर में क़याम किया। तमाम रात मैंने काफ़ी पीते या बिस्किट चरते गुजारी थी। तैमूर ने सिर्फ एक बार काफ़ी पी थी और सैंडविच खाए थे। सुबह का उजाला फैलते ही खान जी उठ गए और चंदा ने इन्हीं के साथ कुछ खा पी लिया था। खान जी फिर ड्राइविंग संभालना चाहते थे, मगर मैंने ऐलान कर दिया कि सक्खर में स्टॉप ओवर होगा ताज़ा दम होने के लिए, और नाश्ते के लिए हम नाश्ते का इंतज़ाम करके चले थे, मगर मैं अब थोड़े से ब्रेक और बिल्कुल ताज़ा नाश्ते के मूड में था। रक्षी सब के बाद उठी थी और सबसे ज़्यादा बेजार थी। तुम सारी रात गाड़ी चलाते रहे? इसने जमाही लेके पूछा। मैंने कहा नहीं, मैं बैठा रहा यहाँ, गाड़ी को इंजन चलाता रहा, खुद ड्राइविंग करते रहे और ड्राइवर आराम फरमाता रहा। मैंने आह भर के कहा, जब सगी बीवी को इकलौते शोहर के आराम का ख्याल ना हो तो ड्राइवर से क्या गिला, बस मेरे नसीब में था। रात आंखों में काटना। नींद तो मुझे भी नहीं आई। हाँ, खराटे लेने से फुर्सत मिलती तो नींद आती। मैंने कहा, तुम्हारी आवाज़ की तरह तुम्हारे खराटों में भी क्या नगमगी है। कभी यूं लगता था जैसे पहाड़ी कौवा 3 ताल में दादरा गा रहा हो, फिर महसूस होता था कि बरसाती मेंढक जोहड़ की भैंस को राग मल्हार सुना रहा है। इसने अपनी सख्त बेइज्जती महसूस की क्योंकि तैमूर हंस पड़ा था। लगता है तुम रात भर पीते रहे हो, वो बिगड़ के बोली। ओह यस मैडम, मैंने 4 उंगलियां दिखाई। या मेरे खुदा, ड्राइविंग करते हुए 4 बार छोटे पैग के नाम पर बड़ा पीते रहे होगे, खाली कर दी होगी बोतल। इसने सर पर हाथ मारा। बोतल नहीं, थर्मस, फ्लास्क, 1 कप तुम भी पी लो, काफी गर्म है। अभी तक मैंने संजीदगी से कहा। इसको मजीद खिफत उठानी पड़ी। खैर, अब गाड़ी रोकोगे कहीं या ऐसे ही चले जाओगे कराची तक? वो चिल्ला के बोली, मुझे ब्रश करना है। कौन सा ब्रश पेश करूं? जूतों का, बालों का, कपड़ों का या दांतों का? मुझे उम्मीद है 2-4 फालतू भी होंगे। तुम पूरी तैयारी के साथ सफर करती हो, बोलती कुछ नहीं हो। फालतू जूतों से पालतू शोहर तक। वो मुस्कुराने लगी। ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? मैंने घबराहट का मुजाहरा किया और चेहरे पर हाथ मारा। क्या हुआ? सर पर सींग निकल आई। रात भर में ये नाक कट गई और मुझे पता ही नहीं चला। तुम पहले ऐसी बातें नहीं करते थे। वैसी बातें मैं सब के सामने नहीं कर सकता, मेरा मतलब है ऐसी वैसी। बाज़ औकात तो मुझे शक होता है कि आखिर इस तब्दीली का मतलब क्या है। कहीं ये मेरी नज़र या अकल का धोखा तो नहीं, या क्या चक्कर है शाहजी? मैंने बाहर झांक के कहा। किधर, कहाँ है चक्कर? मुझे भी बताओ। पहले तुम सीधे मुंह बात नहीं करते थे और तुम्हारे मुंह से भी ऐसे फूल नहीं झड़ते थे। मैंने बेहतर समझा कि अब असल शाह आलम वाला रवैया और लहजा इख्तियार करूं। जब भी मैं घर आया तुम्हारी जली कटी ही सुनने को मिली। घर आने को दिल कब चाहता था तुम्हारा? दिल लगता था बाहर की मसरूफियात में, सब जानती हूँ मैं। वो तो मियाँ जी और माँ जी का कुछ ख्याल था तुम्हें। मेरा मूड खराब हो गया, शुरू हो गई न तुम। मैंने बरहमी से कहा, मेरा नहीं तो कुछ अपनी ही इज्जत का ख्याल करो। सुबह सुबह मूड खराब मत करो मेरा। वो खून के घूंट पी के रह गई। इसकी सूरत से नागवारी के जज्बात अयां थे। शायद इसने अंदाजा कर लिया कि इस तरह बात बढ़ जाएगी और शाह आलम इसका लिहाज नहीं करेगा। बाकी रास्ता वो खामोश रही और अंदर ही अंदर खोलती रही। सक्खर में दरिया के किनारे एक होटल में हमने आर्जी क़याम के लिए 2 कमरे हासिल कर लिए। गुजारा तो एक से भी हो जाता, मगर रक्षी को अपने मुलाजमों, शोफर और सेक्रेटरी के साथ 2 घंटे गुजारना भी मंजूर न था।
कमरे में कदम रखते ही वो फट पड़ी। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, सबके सामने तुमने मुझे जलील कर दिया। मैंने कहा बकवास तुमने शुरू की थी। क्या गलत कहा था मैंने? वो चिरागपा होके बोली, लेकिन सच कड़वा होता है। खूब समझती हूँ मैं कि नाटक क्यों कर रहे थे तुम, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे इस चमक छल्लों के बारे में कुछ न कहूँ जो आज सेक्रेटरी बन के आई है, शरीके सफर है, बन जाएगी बिल आखिर शरीके हयात। मैंने मुश्तिल होके कहा, रक्षी हद होती है हर बात की। हाँ हद होती है हर बात की, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तड़क के जवाब दिया, तो किसने कहा है बर्दाश्त करने को? मैं क्या अपनी खुशी से हूँ तुम्हारे साथ? इस जहन्नम में कैद कर रखा है तुमने। वो रोने लगी। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें आज़ादी चाहिए और तुम किसके साथ खुश रहती हो, मगर ये जगह नहीं है ऐसे मामला तय करने की। मैंने गोया संभल के कहा, हम वापस जाके भी बात कर सकते हैं, दुनिया के सामने तमाशा करने से क्या फायदा? तमाशा तो देख ही रही है दुनिया। ओके ओके, तुम्हें जो शिकायतें हैं मुझसे और मुझे तुमसे, हम अगर इनको दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर देखेंगे कि और क्या तरीका है, मगर अभी नहीं, वापसी तक ठहर जाओ। लेकिन अब ख़त्म करो बात। तुम फैसला चाहती हो तो फैसला भी हो जाएगा, जैसा तुम चाहोगी। मैंने कहा, अभी मैं इससे ज़्यादा बात को बढ़ाना भी नहीं चाहता था। अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने शाह आलम के मिजाज और आदत के बरअक्स कुछ शौक और मोहब्बत अमेज रवैया इख्तियार किया। रक्षंदा और शाह आलम की अज़दवाजी ज़िंदगी किस हद तक नाकाम थी ये मुझे तैमूर ने पहले ही बता दिया था। इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी शाह आलम पर आयद होती थी, जिसकी गैर सियासी मसरूफियात इस हद तक बढ़ गई थीं कि बीवी को खुद अपनी नज़र में अपना वजूद बेमानी और बेमसरफ महसूस होने लगा था। ये एक औरत की भी तौहीन थी जिसे ज़माना एहसास दिलाता था कि वो हसीन है और इसकी कशिश की कुव्वत को वो देख और महसूस भी कर सकती थी, मगर वो जिसे इसने अपना आप सौंप दिया था इसे घर की एक डेकोरेशन पीस जितनी अहमियत भी नहीं देता था। एक बीवी की हैसियत से इसके ख्वाबों की मौत थी जो इस ने शादी से पहले देखे होंगे। अपना घर अपनी जन्नत के अनवान से, इसमें शौहर 100% इसका होगा, इसे बेपनाह चाहत देगा, इनके बच्चे होंगे, वो अपनी सारी मोहब्बत, तवानाई और कमाई इनकी खुशी और कामयाबी के लिए वक्फ कर देंगे। वो घर के स्याह और सफ़ेद की और शौहर के दिल की बिला शिरकते गैर मालक होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पब्लिक लाइफ में आने वाले हर शख्स की निजी जिंदगी के औकात इसकी मकबूलियत में इजाफे के साथ कम होते जाते हैं, ख्वाह वो सियासी लीडर हो, फिल्म स्टार या क्रिकेटर। इनकी पेशा वराना मसरूफियात से अलग दिलचस्पियाँ भी स्कैंडल की सूरत में सामने आती रहती हैं। परस्तार और सहाफ़ी लोग बढ़ा भी देते हैं। कुछ ज़ेबे दास्तान के लिए साबर शाकर किस्म की बीवियाँ सब बर्दाश्त करती हैं कि आंगन में दरख्त है तो धूप के साथ साया भी होगा। 3/4 या निसफ जितना भी शौहर अपने तसर्रुफ में है गनीमत है, मगर ऐसा हक 10% रह जाए और 90% पर गासबाना कब्जा हो जाए तो औरत मुकम्मल तन्हाई को इस नाकदरी और बेतौकीरी पर तरजीह न दे तो क्या करे? सिर्फ शौहर के नाम से हासिल होने वाली नामवरी का दुख भी तो किसी को दुख नजर नहीं आता। सब इसकी खुशकिस्मती पर रश्क ही करते हैं। 2 घंटे के क़याम में गुस्ल के बाद लिबास बदलने और नाश्ता करने की फुर्सत ही मिली। रक्षी ने इसके बाद मुझसे कोई बात नहीं की, मगर अपना मूड ठीक रखा। वो चंदा के साथ होटल के टेरेस से दरिया का नज़ारा कर रही थी और मैं लॉन्ज में अखबार देख रहा था कि खाने आजम नमूदार हुए। इनके इशारे पर मैं गाड़ी की तरफ चला गया जिसका बोनट इन्होंने पहले ही खोल रखा था। मैंने कहा, खान जी, अगर आप मुझे किसी गुस्ताखी या नामाकूलियत पर अपनी पापोश मुबारक से ज़दों को फरमाना चाहते हों तो सर तस्लीम खम है, ये निहायत मुनासिब जगह है। वो मुस्कुराने लगे। जमहूरे संभल के चल, तैमूर बातों का भूत नहीं है। मैंने कहा, लात मारने की कोई माकूल वजह होनी चाहिए। अभी तक इसने पूरी तरह तावन किया है, ये इसकी मजबूरी है। वो मौका मिलने पर वार करेगा। इसको समझा दे कि इनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ खुद इसे नुकसान पहुंचाएगा, जैसे रिवाल्वर की गोली जो अपने हाथ में हो मगर इसका रुख भी अपनी तरफ हो। आपका मतलब है वो हंगामा खड़ा कर सकता है? अभी वो कैद है, आज़ाद हो जाने के बाद वो कुछ भी कर सकता है।
शाह आलम अभी हांगकांग में है। इसके आने से पहले तो कुछ नहीं, सिर्फ एक बहरूपिया और जालसाज है। तैमूर के एक बयान पर पुलिस तुझे उमर दराज के कत्ल के इल्जाम में पकड़ सकती है। वो मुझे लाहौर में पकड़वा सकता था। वहां जैसे ही इसका तेरा सामना हुआ तूने इसे अगवा कर लिया। तैमूर को वक्त और मौका ही नहीं मिला था। वो समझ रहा था कि साजिश का राज अफशा होते ही वो गायब हो जाएगा और तैमूर को इस धोखाधड़ी के जुर्म में देखते ही गोली मार देगा। वो खुद इसी डर से रिपोर्ट हो रहा था। इसने अहकामात जारी कर दिए होंगे कातिल को बिला ताखीर इसके जुबान खोलने से पहले कत्ल कर दिया जाए। बस इसकी बदकिस्मती के इसे मामूली से काम से थाने जाना पड़ा और तू इसे पकड़ लाया। इसके अचानक गायब हो जाने से इसकी फैमिली परेशान होती तो वो सबसे पहले तैमूर के दोस्तों और पार्टी के लोगों से राब्ता करते। सुबह तक खबर आम हो जाती तो खतरा लाहक होता कमर को और कमाल को। हम तो घर में हैं नहीं। मैंने कहा कर्नल साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? इनके जो पालतू कुत्ते हैं फातेह आलम कहलाने वाले, वो जो शीले और पागल हैं और हुक्म के गुलाम भी हैं। मुझे इन्हीं का डर था कि वो कमर को या डॉक्टर कमाल को नुकसान न पहुंचाएं। खाने आजम बात करते हुए गाड़ी के इंजन में झांकते रहे। ये फरमाइए सर जी के आपने क्या कदम उठाया इनकी हिफाजत के लिए? क्यों मुझे दहशतज़दा कर रहे हैं? मेरा दिल मुस्तरब। गाड़ी कभी कभी मिसिंग करती है। मेरा ख्याल है गर्म होके इसका क्वाइल अजीब बाढ़ में गया। क्वाइल मेरा दिल फरते गाम और बारे फिक्र से धड़कन की मिसिंग करने लगा है। फिक्र और गाम करने से क्या होगा? मैंने बंदोबस्त कर लिया था। रवानगी से पहले बस अभी कुछ देर में फोन आ जाएगा तेरे दोस्त का, मगर वो तैमूर से बात करेगा। इन्होंने बोनट बंद कर दिया। इस फोन का दूसरा कनेक्शन नहीं था, मैंने कर दिया है। एक कार्डलेस रिसीवर तेरे कमरे में रख दिया होगा चंदा ने। मैंने कहा सर आपको पुरस्कारियत का मर्द लाहक हो गया है। टेलीफोन की खासी समा खराश चीख जैसी घंटी बजने लगे। पुराने डायल वाले फोन में वाकई घंटी होती थी जो हेलो हेलो के अंदाज में 2 बार बजती थी। जदीद बटन दबाने वाले डिजिटल फोन की पुकार को आदतन घंटी कहा जाता है। खान जी ने रिसीवर को हुक से हटाया तो मैं फौरन वापस चल पड़ा। मुझे अपने कमरे में पहुंच के इस फोन के वायरलेस रिसीवर को दरियाफ्त करना था और फोन पर होने वाली गुफ्तगू को सुनने की जल्दी थी। मुझे मालूम था कि खान जी फोन रिसीव करने के बाद तैमूर को बुलाने जाएंगे और इसे लाउंज से गाड़ी तक पहुंचने में 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं उजलत में दरवाजे की तरफ बढ़ा। ऐन दरवाजे के सामने मेरा चंदा से तसादम हुआ जो इतनी ही उजलत में कमरे से बाहर निकल रही थी। इसने मेरी मनपसंद चीख मारी और फिर आंखें निकाल के कहा अंधे बैल। मैंने माथा सहला के कहा उफ, और फिर जवाब में इसे मरखनी गाय के खिताब से नवाजा। दूर से ये नज़ारा देखने वाली रक्षी ने इसे सॉरी सर और सॉरी मिस खान ही समझा होगा। इन हालात में हम इससे ज्यादा बेतकल्लफी इजहार ख्याल नहीं कर सकते थे। चंदा शायद कमरे में फोन रखने ही आई थी। रिसीवर होटल के बगैर डायल वाले फोन के करीब ही रखा हुआ था। मैंने इसे ऑन किया तो पसे मंजर में सुनाई देने वाली खफीफ सी आवाजों से मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ कि कॉल किसकी है, किसके लिए है और कहां से आई है। फिर तैमूर ने अपनी मखसूस अंदाज में हाई लो कहा। दूसरी तरफ से किसी औरत ने कहा तैमूर कहाँ हो तुम? तैमूर ने जरूर खाने आजम की तरफ देख के जवाब दिया होगा। मैंने कल रात तुमको बता दिया था। कराची में। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तैमूर ने चिल्ला के कहा लालू खेत की फुटपाथ पर कान से मैल निकलवा रहा हूँ। तुमसे मतलब? फिर किसी और ने कहा मतलब हम समझाते हैं तुमको अपनी कौमी जुबान उर्दू में। तुम कौन हो तुम? बदतमीज बीच में बोलने वाले। तमीज तो खैर हमारे बाप के पास भी नहीं थी, वो हमें सिखाता। हाँ बीच में हम जरूर बोलते हैं क्योंकि हम खबीस हैं। खुशी से मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने दिल ही दिल में खाने आजम के हुस्ने इंतजाम पर नाराए कतई लगाया। खबीस ये तुम्हारा नाम नहीं हो सकता। सच बोले तुम, ये तख्लीक है हमारा। हालांकि हम शायर नहीं हैं, बस खबीस हैं। ये क्या बकवास है? अभी मेरी बीवी बात कर रही थी। वो कहाँ है? वो इधर खड़ी है मेरे पहलू में, मेरे पास। और लोग भी तुम्हारे घर मौजूद हैं।
तुम मेरे घर में हो? तैमूर चिल्लाया। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे खबीस नहीं हैं कि किसी के भी घर में घुस जाएं। देखो, फोन मेरी बीवी को दो। लो बात करो, खबीस बोला। फिर तैमूर की बीवी ने कहा, तैमूर ये किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने हमें? कौन है आखिर ये शख्स जो पता नहीं कहाँ से आया है? मुझे आराम से सारी बात बताओ। तैमूर ने इसे तसल्ली दी। इसके अंदाज में कहा, आराम से, यहाँ हम सब की जान पर बनी हुई है। तुम घर से गए थे सिर्फ 10 मिनट के लिए। बताते तुम हो नहीं कि कहाँ जा रहे हो। बताने से फायदा, मेरी सियासी मसरूफियात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बाहर मैं 10 जगह जाता हूँ, 50 लोगों से मिलता हूँ। घर को मैंने हमेशा अपनी सियासत से महफूज रखा है। फिर ये क्या चक्कर है? तुमने बाला ही बाला कराची जाने का फैसला कर लिया और फिर ये खबीस आ गया तुम्हारा पैगाम लेकर। मेरा पैगाम लेकर? क्या कह रही हो? मुझसे यही कहा था इसने और तुमने यकीन कर लिया एक अजनबी पर। हद करते हो तुम भी। मुझे क्या मालूम था कि ये कोई धोखेबाज है। इसने कहा कि तैमूर साहब ने भेजा है मुझे और कहा है कि आप लोग फौरन यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। यहाँ आज रात दुश्मनों की तरफ से हमले का खतरा है। वो फायरिंग भी कर सकते हैं। दुश्मन दस्ती बम भी फेंक सकते हैं, रॉकेट मार सकते हैं, एटम बम फेंक सकते हैं। तैमूर ने बिगड़ के कहा, ऐसा हो सकता है? कहीं कहीं की बात करते हो? अपने पाकिस्तान में सब होता है।